तो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं हिमाचल के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि कई अहम विभाग इनके पास हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी इनके पास हैं। कोरोना काल में कई तरह की चुनौतियां जाहिर है हर एक विभाग पर, हर एक सेक्टर में देखी गई। शुरुआत सर इसी सवाल से करेंगे, कोरोना काल में आपके विभागों पर कितना असर दिखा कोरोना का? जब कोरोना काल था तब मेरा विभाग कोई और था। जब दूसरा तीसरा दौर कोरोना का आया तो विभाग बदल गए। जी बिल्कुल। तो इसलिए पहले दौर में जो विभाग था वो शिक्षा विभाग था, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो कोरोना काल में रही है। अधिकांश बच्चे जो स्कूल जाना चाहिए थे वो 2 साल स्कूल नहीं जा पाए। उनको घर में बैठ करके जो है वो मोबाइल से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, जिसे हम वैसे मना करते हैं कि बच्चे ना करें, लेकिन ये मजबूरी थी, इसलिए जो है वो इस चुनौती का सामना किया। और हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य रहा है जिसमें पहली बार जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था तो घर घर पाठशाला के नाम से जो है वो एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और हमारी जो यहाँ पर एजुकेशन का नेटवर्क है वो निचले लेवल तक जो है ब्लॉक लेवल तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और जो ब्लॉक लेवल पर हमारे बीआरसीसी हैं वो सारे टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने प्रारंभ से ही जो है वो एकदम नेटवर्क को अलर्ट कर दिया, और व्हाट्सएप के द्वारा और जो बाकी डिजिटल तरीके थे उनके द्वारा जो है वो कंटेंट जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बनता है उसे जो है लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाया। और उसके कारण हमारी जो है वो बड़ी जो 9th 10th 11th की क्लासेस है उसमें 80% तक जो है वो हमारी रीच थी, और छोटी कक्षाओं में जो है वो हमारी 60% तक रीच रही है। और साथ ही साथ उस कार्यकाल में दूरदर्शन का भी प्रयोग किया गया, और पहला प्रदेश था हिमाचल प्रदेश सारे देश भर में जिसमें दूरदर्शन पर जो है वो स्लॉट हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जो है वो हायर किए। हमने उनको पेमेंट की और उसके आधार पर जो है वो दिन को दूरदर्शन ने भी जो है लोगों को पढ़ाई जो है वो करवाई। तो ये पहला दौर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, लेकिन ये की। और उसके बाद जो अगले दौर भी आए हैं उसमें भी बहुत सारे जो है अलग अलग डिजिटाइजेशन के तरीके हैं उनका जो है पालन किया गया। अब उसके बाद दूसरा तीसरा दौर भी कोरोना का आया है। धीरे धीरे जो है वो इसका कम होता गया प्रकोप। जैसा इसे मुझसे पूर्व जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी ने कहा है कि पहले दौर में जो है वो लोगों को अनाज की आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, पलायन हो रहा था, लोग मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, इसलिए उस वक्त की आवश्यकताएं अलग थी। उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया और लोगों को घर द्वार तक जो है वो भोजन प्रदान किया। मास्क हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कभी जो है वो अपनी सिलाई की मशीनें बंद करके रखी हुई थी, वो सिलाई की मशीनें निकाल करके मास्क बनाए और लोगों तक पहुंचाए। तो इसलिए इस सारे कार्यकाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है बढ़ चढ़ करके काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह जो है वो अपने कार्यालय में बैठ जाते थे, और शायद आम दिनों में उतना वो कार्यालय में ना बैठते हों, कोरोना काल में जो है वो रात को 11 बजे तक जो है वो सारी मॉनिटरिंग करते थे। सरकार और संगठन ने मिलकर काम किया, और शायद उसी का ये परिणाम था कि वैक्सीनेशन में हिमाचल नंबर 1 बना। जी, पहाड़ी राज्य होने के नाते कितनी चुनौतियां इसमें रही? देखिए, आप देख रहे होंगे कि वैक्सीनेशन में जो है वो पहाड़ी रास्ते हैं, बड़ा बंगाल जैसे एरिया हैं जहाँ पर कोई बस नहीं जाती, कोई गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वो पहुँचाया गया। और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं वो घर घर गई। पहला जो है वो प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में एक एक घर का जो है वो पूरी जो है वो इंस्पेक्शन किया गया, और उससे जानकारी ली गई कि कहाँ किस घर में कौन सी बीमारी के लक्षण तो नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा काम जो है हमारे प्रदेश में जो आशा वर्कर्स काम करती हैं उनके द्वारा, आंगनबाड़ी की वर्कर्स काम करती हैं उनके द्वारा, और फिर इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है हमारे जो अध्यापक हैं उनको भी इसमें जो है लगाया गया। तो हमारे इस प्रकार के जो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले जितने भी संगठन हैं जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन में जो है वो चाहे पहला दौर हो चाहे दूसरा हो उसमें जो है प्रथम रहा है। अब जो
छोटे बच्चों का दौर भी है, उसमें भी प्रथम ही रहेगा। अच्छा, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा मंत्री जी कि आंकड़ों का खेल किया गया है, शब्दों की बाजीगरी की गई है वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, हिमाचल प्रदेश में विपक्ष है कहाँ है? वो केवल जो है वो आपके चैनल्स तक है या अखबारों तक है। बाकी तो कहीं जो है वो जब कोरोना काल था तब तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। वो अपने घरों में भी थे या नहीं थे, कहाँ छुपे हुए थे ये मालूम नहीं है। वो तो कोरोना काल में भी अपनी पार्टी को सिर्फ जो है वो बिल दे सौंप रहे थे, करोड़ों रुपए के बिल जो है वो अपनी पार्टी को दिए कि हमने इतना काम कर दिया, इसको भेज दो यहाँ पर। लेकिन कहीं जो है प्रदेश भर में वो दिखाई नहीं दिए। हाँ, विरोध पक्ष में है, इसलिए कुछ ना कुछ तो विरोध करना है, इसलिए वो चैनल्स के द्वारा करें या अखबारों के द्वारा करें, वो कर सकते हैं, उसका स्वागत है। उनके विरोध करने से जो है वो हमको एनर्जी मिलती है, हमको कई बार सुझाव भी मिलता है कि हम काम करें। ठीक है, दिल्ली के दौरे पर आप रहे और बतौर सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री से मुलाकात आपने की। हिमाचल क्या उम्मीद करे, क्या खास रहा मुलाकात में? देखिए, हिमाचल प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जिसमें 1892 में ऊना जिला के पंजावर गांव में पहली सहकारी संस्था रजिस्टर हुई थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आंदोलन निचले स्तर तक जो है वो बहुत जो है आम लोगों तक जो है वो पहुंचा हुआ एक कार्यक्रम है। और इसके द्वारा हमारी जो है किसानों की मदद जो है वो अनेक वर्षों से होती है। चाहे हमारी जो है लैंड मॉर्गेज बैंक के द्वारा की जाती है, जो अब एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ज़मीन जो है वो गिरवी रखते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए जो है पैसा दिया जाता है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है किसानों को लाभ पहुंचा है। हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं, हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, वो भी पूरे प्रदेश में जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से जो है काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो है वो अगर आप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना इत्यादि के क्षेत्रों को देखेंगे तो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो प्राइमरी लेवल पर काम करती है, गाँव में काम करती है, वो भी 48 करोड़ 50 करोड़ तक का जो है वो प्रतिवर्ष काम करती हैं क्रेडिट देने का। सारे जितने फौजी हैं, हमारी जो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, वो सारी उन पैक्स के द्वारा जो है वो हमारी क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा जो है वो की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत बड़ा लाभ है। वर्तमान समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सहकारिता को केंद्र सरकार में अलग मंत्रालय दिया है। और अलग मंत्रालय के साथ साथ देश का सबसे वरिष्ठ मंत्री जो गृह मंत्रालय संभालते हैं, उनको ही सहकारिता विभाग भी दिया है। तो आप इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट जो है सहकारिता के प्रति कितनी है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके कारण मैं समझता हूं कि जो नई नीति जो है वो आदरणीय अमित शाह जी ने बनाई है एफपीओस की, जिसके लिए मैंने दिल्ली में भी उनसे बात की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम जो गांव के लेवल पर हमारा किसान काम करता है उनको मार्केटिंग की दिक्कत होती है, उसके लिए जो है वो एफपीओस बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस छोटे स्तर पर जो है वहाँ पर क्रिएट करके हम अपनी कृषि उपज को जब ज़रूरत हो तब होल्ड कर सकते हैं और जब वो मार्केट में ठीक रेट पर प्राप्त कर सकती है तो मार्केट में पहुंचाएं। तो इसमें सहकारिता का क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश जो है सहकारिता के क्षेत्र में एक और भी बात है कि यहाँ से स्वर्गीय जय बिहारी लाल काची जो है वो शिमला जिला के बहुत जो है वो बड़े नेता रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो कोऑपरेटर थे सहकारिता के क्षेत्र में। आज भी आप अमेरिका के जो है वो वाशिंगटन में कोऑपरेटिव लीग के जो है वो दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ पर आज भी जय बिहारी लाल काची का नाम जो है गूंजता है। तो हिमाचल प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में आगे है और हम भी इसको जो आगे सहकारिता को लेकर हमने विस्तार से बात की सर। शहरी विकास की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटीज के नाम पर हिमाचल के पिटारी में क्या है और उसमें बतौर मंत्री आपकी क्या भूमिका है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, एक शिमला और दूसरा धर्मशाला। मैं जब स्मार्ट सिटी बनी थी तब भी मैं विधायक था। शिमला पहले नंबर पर जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आना चाहिए था, क्योंकि जो इसका क्राइटेरिया है, जो मार्क्स जो दिए जाते हैं डिफरेंट गाइडलाइंस के मुताबिक, उसमें शिमला के मार्क्स ज़्यादा बनते थे। लेकिन उस समय पुरानी सरकार के जो मंत्री थे वो धर्मशाला से आते थे, इसलिए उन्होंने जो है वो धर्मशाला को पहले स्मार्ट सिटी घोषित करवा दिया।
लेकिन वो भी हमारा शहर है, वो भी स्मार्ट सिटी बन रहा है और शिमला को 1 वर्ष बाद में स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। उस समय भी हमने जो है वो उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उनसे निवेदन करके जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए प्राप्त किए थे। और इंटरविनिंग पीरियड में उन्होंने हमको जो है अमृत मिशन दिया है, जो कुल्लू और शिमला में जो है वो चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत या अमृत मिशन के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज आप शिमला में आए होंगे तो चारों तरफ आपको जो है वो सड़क की वाइडनिंग दिख रही होगी। पूरा जो है वो 4 किलोमीटर का जो है वो पूरा सर्कुलर रोड जो है वो उसकी वाइडनिंग हो रही है, जो अंग्रेज़ों के टाइम किसी समय सिर्फ रिक्शा चलाने के लिए बनी थी, आज यहाँ पर डबल लेन जो है वो कोशिश की जा रही है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि पुराना शहर है, पहाड़ हैं, उसमें जो है वो पुराने मकान तोड़ने पड़ते हैं कई जगह, तो उसमें जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखोगे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हम और काम करने जा रहे हैं। जो एक हमारा बॉटल नेक रह गया है विधानसभा जहाँ है हमारी उसके पास और रेलवे स्टेशन के साथ लगती हुई विक्ट्री टनल तक, मैं परसों ही दिल्ली गया था, हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी से मिला था और उनको मैंने उसके लिए नो ऑब्जेक्शन रेलवे से मिले क्योंकि भूमि रेलवे की है। और मुझे जो है बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इतनी क्विकनेस से शायद किसी भी मंत्रालय में किसी भी देश में काम नहीं होता कि मैं दिल्ली से शिमला पहुंचा, उससे पहले रेलवे की टीम शिमला में इंस्पेक्शन करने आ गई उसकी, और वो कल इंस्पेक्शन करके चली गई यहाँ से। तो स्मार्ट सिटी किस पेज से जो है वो काम कर रही है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हम जो है स्मार्ट सोल्यूशन के लिए हमने पुलिस विभाग को भी जो है वो फंड्स एलोकेट किए हैं। सारे ट्रैफिक के जो हैं सिग्नल्स हैं, CCTV कैमराज हैं, उनको लगाने के लिए उनको हमने इन्वॉल्व किया है। फिर हमारा जो है वो IIIT का जो सेंटर है, कमांड सेंटर है, उसके लिए भी हमने जो है टेंडरिंग हो गई है, वो भी बनने वाला है। और इसके अलावा हम अलग अलग स्थानों पर जो है वो कहीं एलिवेटर्स लग सकते हैं तो एलिवेटर्स, कहीं पर हम जो है वो लिफ्ट जो है वो लग सके उसके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्थान स्थान पर जो है वो हमने बहुत बड़े बड़े पार्क जहाँ अवेलेबल है स्थान वो बनाने के, और बुक कैफेज सारे शहर में जो है वो बन जाए। जो जो संभव हो सकता है यहाँ पर वो हम जो है कर रहे हैं। आप इसके मरीना के पास आपने देखा होगा जो ये फॉल भी है, ये भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही है, ये तो पानी सूख जाता है यहाँ का। काम बहुत किया गया और काम अभी प्रगति पर है। ठीक है सर, आपका विभाग भी बदला गया और 4 साल से अधिक आप लोग समय पूरा कर चुके हैं सरकार में। साल के अंत में चुनाव होने हैं, बतौर मंत्री अगर आप ईमानदारी से बताएं खुद को कितने नंबर देंगे? अपने आप को? बिल्कुल अपने आप को मैं पिछले 4 बार से शिमला की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है और आज भी जो है वो अगर मैं नंबर दूं तो मैं 100% नंबर लूँगा और चुनाव जीतूंगा। जनता भी 100% देगी आपको। अच्छा, आपके बयानों पर भी आते हैं सर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर आपने बयान दिया है कि उनकी मौत के बाद कांग्रेस को सहानुभूति फैक्टर मिला, उसका फायदा मिला। क्या मायने उसके समझे जाएं और कैसे इसको कांग्रेस मुक्त भारत से जोड़ा जाए? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में जो है वो 1971 का चुनाव जीता था गरीबी बचाओ का नारा लगाते हुए, लेकिन आज कांग्रेस के नेता जो है वो जगह जगह मारे मारे फिरते हैं, बोलते हैं कि गरीब है देश में, तो गरीब हैं, इनको गरीबी हटाओ। नारा तो उन्होंने जो है उनकी दादी माँ ने 1971 में लगाया था। उसके बाद देश में जो है वो लोकतंत्र का गला घोंट दिया और देश को जो है जेल में कन्वर्ट कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दी, हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी जेलों में ठूंस दिया और देश के सभी बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेलों में बंद हो गए हैं। आपकी प्रेस जो है वो शायद आप पैदा नहीं हुई होंगी उस वक्त, लेकिन प्रेस जो है उस वक्त बंद हो गई। इलेक्ट्रॉनिक तो चलता नहीं था, लेकिन जो हमारा प्रिंट मीडिया था उसका एडिटोरियल पेज जो है वो छपता था जो सेंसर बोर्ड बोलेगा। बाहर के पेज कईयों ने जो है वो खाली छिपने शुरू किए थे, उनके एडिटर्स को दफ्तरों में बुला करके वार्निंग दी गई थी कि ये भरो लिखो। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उसके बाद जो भी स्थिति हुई वो 1984 में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उनके साथ जो सुरक्षा गार्ड थे
वही जिम्मेदार पाए गए उनकी मृत्यु के लिए। 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु हुई और उसके तुरंत बाद मतलब उस समय के राष्ट्रपति ने बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह बुलाए जो है वो सीधा सीधा राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी, चुनाव घोषित कर दिया। अब चुनाव हुए तो चुनाव में 450 सीटें उनको मिल गई, तो वो सारी की सारी के जी मिस्टर क्लीन है, बेचारे की माँ जो है वो चली गई, इसलिए इनको वोट दो, उस पर वोट मिल गए। अगर किसी परफॉर्मेंस के ऊपर, काम के ऊपर मिले होते तो कम से कम 5 साल तो चलती वो सरकार। उन्हीं की सरकार के डिफेंस मिनिस्टर उनकी पार्टी को छोड़ गए, उन्हीं के साथी जो हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे अरुण सिंह जी, अरुण शर्मा जी, उन्हीं के घर के लोग थे वो भी पार्टी को छोड़ गए। तो सहानुभूति के आधार पर ही वो मिला था, सहानुभूति के अलावा उस समय कुछ नहीं था। और उसके बाद तो कांग्रेस जो है वो डिक्लाइन ही होती रही है। उसमें उनके जो है वो सरकार बीपी सिंह जी की बन गई, फिर धीरे धीरे जो है वो चंद्रशेखर जी की आई, फिर बीच में देवगौड़ा जी आ गए, इंद्र कुमार गुजराल जी आ गए, उसके बाद जो है वो एनडीए आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल सरकार चलाई, फिर यूपीए का एक्सपेरिमेंट किया, जिनके साथ उनके जो है वो कुत्ते बिल्ली का बैर था, उनके साथ समझौता करके यूपीए बना दिया। लेकिन यूपीए भी 2014 में जो है वो धराशायी हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे अब तो स्थिति ये है कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाने की स्थिति में आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने रिपीट भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। 10 साल तक रहे सरकार में, यूपीए की हम बात करें, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की आप बात करते हैं सर, हिमाचल में कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आती है, क्योंकि उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया गया। क्या लगता है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, या 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो हवा हिमाचल में भी नजर आएगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में उछल कूद जो है वो थोड़े दिन की थी कांग्रेस की। उनको लगता था कि हमने जो है ये जो बाई इलेक्शन जीत लिए हैं तो अब जो है वो आगे कुर्सी जो है हमारा इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो थोड़े दिन की थी। आपने विधानसभा का सेशन अगर कवर किया हो, अरुण उनियाल जी को मालूम है कि वो जब 10 मार्च को रिजल्ट निकल रहे थे तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस के जो है तोते भी उड़ गए थे और दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं नहीं वो, तो आज भी वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो कारण हो सकते हैं, बाई इलेक्शंस में बहुत सारे कारण होते हैं, उसके कारण वो उछल कूद मचा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि 2017 से ही इतिहास रचा जा रहा है। 2017 में टोटल पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश की बदल गई है, पूरा नेतृत्व जो है वो सब पार्टियों का यहाँ पर जो है बदलाव हुआ है। और जो यहाँ पर आम गरीब जनता के हित में ठाकुर जयराम जी की सरकार काम कर रही है, उसका नतीजा ये होगा कि दिसंबर 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट करेगी, यहाँ पर फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये केवल मैं 4 स्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो वोट मिला है 7,000 से लोकसभा में जीते हैं, उसमें कितना 13,000 का नोटा था। तो वो किसी कारण से जो है वो उन्होंने सोचा था थोड़ा जो है वो मेरे जैसे लोगों के लिए या सुरेश कश्यप जी को थोड़ा सबक सिखा दें, लेकिन वो आने वाले समय में हमारा है। तो सबक सीख लिया है आप लोगों ने? हमने सबक सीख लिया है और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने वाली है। आपने एक बात का जिक्र किया कि 2017 में पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो गई हिमाचल की, तो क्या ये परिपाटी भी आप बदल पाएंगे कि सत्ता रिपीट नहीं होती है बहुत लंबे समय से, सत्ता परिवर्तन होता है, दरअसल पार्टी रिपीट नहीं करती है बतौर सरकार? बिल्कुल, हम जो है वो इसको जो मिथ है ये इसको तोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है वो लगभग 41 साल से अधिक समय हो गया था जब से वहाँ पर सरकारें जो है रिपीट नहीं करती थी। इसी प्रकार से उत्तराखंड है, गोवा है, वहाँ पर भी रिपीट नहीं करती थी, लेकिन रिपीट की हैं। तो उनसे ज़्यादा बेटर स्थिति में हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर एक निश्चित नंबर ऑफ वोट जो है दोनों पार्टियों का है, लेकिन आज जो है वो स्थिति यह है कि कांग्रेस लीडरलेस है, नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है और नियत तो उनकी कभी ठीक रही नहीं है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो हारेंगे। हम देख रहे हैं उनको विधानसभा में भी, एक नेता जो है उनका वॉकआउट डिक्लेयर करता है, दूसरा जो है बोलता है नहीं बैठे रहो, तीसरा व्यक्ति जो है वो अपनी डफली बजाता है। क्या कांग्रेस नेता विहीन है या फिर बहुत सारे नेता हैं जिनमें गुटबाजी है?
देखिए, प्रदेश लेवल पर नेता विहीन है। जी। एक एक कंस्टिट्यूंसी के अपने अपने जो हैं वो वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन पूरे पार्टी का पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर सके ऐसा जो है वो आज कांग्रेस में नहीं है। ठीक। तो इसलिए जो है वो कोई बाइंडिंग फोर्स भी नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जो है वो कांग्रेस का हारना तय है, और हारना ही तय नहीं है, हिमाचल प्रदेश में हारने के बाद हिंदुस्तान जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। जी। उसमें हिमाचल बड़ी भूमिका अदा करेगा, ये आपको लगता है? अच्छा, 4 राज्यों की हमने बात की सर, आप 4 राज्यों की जीत को कैसे देखते हैं? क्या ये पीएम मोदी का मैजिक है जो कि अभी भी बरकरार है? देखिए, पीएम मोदी का मैजिक तो है ही है, मैजिक नहीं है। आज आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की जो है लड़ाई हो रही है, तो अमेरिका का विदेश मंत्री भी हिंदुस्तान आता है, उनका डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर हिंदुस्तान आ रहा है, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आ रहा है, बाकी देशों के भी जो है यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो और बड़े नेता जो हैं आ रहे हैं, नेपाल से राष्ट्रपति ये भी आ पीएम रहे की हैं। ताकत है, तो आप ये मानते ये हैं? ताकत है हिंदुस्तान की और हमारे प्रधानमंत्री की, और इसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए जहां भी मोदी जी जाएंगे उनकी आवाज़ पर जो है हिंदुस्तान उनके साथ चलेगा। इसका परिणाम जो है ये हमने इन 4 राज्यों में भी देखा है, और हम आने वाले समय में बाकी हिंदुस्तान में भी देखेंगे। उसके साथ साथ इन 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मोदी जी के नेतृत्व में और उनके विकास, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो है वो जुड़ करके उन्होंने काम किया है। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसा 22 करोड़ की जनता आबादी वाला प्रदेश, जितनी आबादी पाकिस्तान की है उतना उत्तर प्रदेश की अकेले है, तो उस उत्तर प्रदेश में हमारा लॉ एंड ऑर्डर जिस स्थिति में था उसका परिणाम ये हुआ है कि मोदी अपने योगी जी ने जो है वो जिस प्रकार से उसको ठीक किया है, उसका परिणाम है कि वो रिपीट किए हैं। और उत्तराखंड में जो है वो हम रिपीट किए हैं, गोवा में तो तीसरी बार आ गए हैं, और हमारे जो है वो मणिपुर सुदूर नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश है, जहाँ पर जो है हमेशा उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो घटनाएं जो है वो उग्रवाद इत्यादि की चली रहती थी, आज वो समाप्त होती जा रही हैं। घोर मार्क्सवादी प्रदेश उत्तर त्रिपुरा, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो निश्चित रूप से जो है वो मोदी जी की नीतियों के साथ देश चल रहा है, और उनके द्वारा चुने गए जो हमारे नेता प्रदेशों में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम इन प्रदेशों में जीत रहे हैं। यही कॉम्बिनेशन जो है वो देश के बाकी प्रदेशों में भी रहेगा। अच्छा, आपने यूपी का जिक्र किया, चूंकि तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। देखिए, आज का जो वोट है उसमें ध्रुवीकरण नहीं दिखाई देता कहीं भी। आज का वोट जो है वो सीधा सीधा परफॉर्मेंस के आधार पर ही दिखाई देता है। अगर ध्रुवीकरण हुआ होता उस ढंग से जिस ढंग से आप बता रहे हैं कि बीजेपी करती है, तो हमारी जो है वो कहता है सर जी, मतलब आप विपक्ष की आवाज बन करके बता रहे हैं ना उस चीज को, तो इसलिए जो है वो तो स्थिति ये होती, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीटें ना जीत पाते, वहां पर जो भी हुआ है वो परफॉर्मेंस के आधार पर है। हम रोजाना देखते हैं बहुत सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो जो पीड़ित थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए समान है, उनकी भी भाई उनकी भी बहनें बेटियां जो हैं वो बाजार में खुले आम जो हैं वो रात के अंधेरे में भी निकल सकती हैं, जैसे कि हिंदू बहनें निकलती हैं। तो वो सबका सब वोट जो है वो योगी जी को गया है। अगर पोलराइजेशन हुई है वहां पर तो शायद जेंडर्स की पोलराइजेशन हुई होगी, और ठीक और गलत जो है वो उसमें, यानी महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, आप ये मानते हैं? निश्चित रूप से गया है, निश्चित रूप से गया है, क्योंकि जो भी वहां पर जो है वो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उस कानून व्यवस्था को जो है वो ठीक करने में, और जिस प्रकार से माफियाज वहां पर 7-7, 8-8 मंजिलें के बड़े बड़े जो हैं वो मकान बना करके या बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके जो है वो राज किया करते थे, उन सबको जो है वो योगी जी के शासन में समाप्त किया है।
तो ये सबका परिणाम है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। अच्छा, पोलराइजेशन को लेकर हमने बात की मंत्री जी, एक फिल्म है द कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं देश भर में। बीजेपी शासित राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी किया है। कैसे देखते हैं इस फिल्म को, और जिस तरह की पॉलिटिकल रिएक्शन इस बात को लेकर, इस फिल्म को लेकर सामने आए थे? देखिए, एक यथार्थ जो घटा है वो चित्र जो है बन गया है। आप हमेशा जो है वो प्रेस के लोग जो हैं वो जो यथार्थवादी चीज़ें होती हैं उनको दिखाते हैं। कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं खून में इसे लथपथ जो है वो लाश पड़ी होती है, उसको आप पर्दे पर दिखाते हैं, आप न्यूज़ में दिखाते हैं, आप प्रिंट मीडिया पर दिखाते हैं, फोटोज छापते हैं। तो इसी प्रकार की एक वेल रिसर्च्ड फिल्म जो है वो कश्मीर फाइल्स है। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को और उनकी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदुस्तान को आईना दिखाया है कि उस कश्मीर में जो भारत का मुकुट है और जो कश्मीरी पंडित जो हैं वो उस भूमि की जो है वो उपजी नहीं थे, उसके प्राण थे। किस प्रकार से जो है उनके प्राण पखेरु वहाँ पर जो है लिए गए, किस प्रकार से उनकी माताओं बहनों का अपमान वहाँ पर हुआ है, किस प्रकार से जो है वो वहाँ के राजनेताओं ने आंखें बंद कर रखी और उनके साथ जो है अत्याचार हुआ है, उसका परिणाम है। और वो यथार्थ दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यथार्थ दिखाता है तो ये हमारे जो है वो कलाकारों का जो है वो एग्जैक्ट जो है रोल है। आप कवि सम्मेलनों में सुनते हैं कविताएं, कवि जो है वो सीधा सीधा, अगर यहाँ भी कवि सम्मेलन हुआ होता तो अभी सुरेश कश्यप जी के ऊपर जो है वो कविता जो है वो व्यंग्या की जो है सुना दी गई होती। यथार्थ बताते हैं वो। तो इसी प्रकार से अगर फिल्म में भी यथार्थ बताया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान की जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है वो एक किस्म से जो है अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, इसको आप हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, ठीक है। पीएम से भी मुलाकात की है फिल्म के कलाकारों ने, गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। तो क्या यथार्थ को लेकर आने वाले दिनों में जो फिल्में आएंगी उन्हें लेकर ये मुलाकातें जारी रहेंगी, या फिर इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है सर? नहीं, देखिए, जो कोई कलाकार है, कोई भी आता है जाता है, वो किसी से भी मिल सकता है ना। वो आने वाले समय में कौन कलाकार, कौन प्रोड्यूसर, कौन डायरेक्टर क्या चीज़ बनाता है। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं दो चीज़ों के लिए ज़रूर कहूँगा कि मेरे कलाकारों को, हमारे प्रोड्यूसर्स को बनानी चाहिए। एक तो इमरजेंसी के ऊपर जो है वो फिल्म बननी चाहिए। इमरजेंसी के टाइम जो है आंधी फिल्म बनी थी, लेकिन उसको जो है उस वक्त रोक दिया जाता था। उस पर बननी चाहिए, यथार्थ पता चलना चाहिए कि देश में जो है लोकतंत्र के हत्यारे कौन है, किसने जो है देश में लोकतंत्र का और प्रेस का गला घोंटा है। और दूसरी फिल्म जो है वो 1984 में जो है वो दिल्ली में जो सिख दंगे हुए हैं उनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। यथार्थ दिखाया जाना चाहिए लोगों को कि किस प्रकार से और कौन लोग उसके लिए दोषी थे। उसमें इक्का दुक्का लोग जो है वो आज जेल के पीछे भी हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो कुछ चले गए हैं या वो पर्दे के पीछे हैं। अच्छा, दो बड़े घटनाक्रम का आपने जिक्र किया है, आपातकाल का, 1984 के दंगों का। एक बार फिर से हिमाचल पर आते हैं सर। आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2017 के बाद हिमाचल की राजनीति बदली है, लेकिन हिमाचल की जनता ने आप लोगों को अवसर दिया। हिमाचल की तस्वीर आप लोग कितना बदल पाए? सरकार के नाते, मंत्री के नाते हिमाचल से कितना जस्टिस हो पाया? देखिए, केवल मात्र जो है वो सहकारिता ही जो है वो सरकार की परफॉर्मेंस का एक जो है वो पूरी सरकार की बात कर लें सर। मैं कहता हूँ पूरी सरकार ने, पूरे पार्टी ने जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो नीतियां हैं उसका जो है आमूल चूल जो है वो परिवर्तन कर दिया है। जो जनता के आज कोई भी निर्णय जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी को ध्यान में रख करके नहीं हो रहा है। आज जो भी निर्णय हो रहा है वो जिस व्यक्ति को विकास की आवश्यकता है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रख के किया जा रहा है। अगर किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए तो कौन इसके लिए पात्र है, और फिर जो बीमार है उसको जो है वो किस स्कीम के अंतर्गत जो है वो स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारी जो है वो योजनाएं जो है आयुष्मान भारत है, चाहे हिमकेयर है। हमको जो है वो घरों में धुआं मुक्त जो वातावरण महिलाओं को देना है, उसके लिए हमारी योजनाएं उज्ज्वला है या गृहिणी सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए। 60 यूनिट बिजली के जो हैं वो उसका कोई बिल नहीं आएगा, मुफ्त में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के 4.5 लाख कंज्यूमर 60 यूनिट बिजली से कम कंज्यूम करते हैं।
वो बिजली का बिल देने की योग्य नहीं है बेचारे, उनको जो है उसका माफ़ी मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो है वो चाहे महात्मा गांधी जी के सिद्धांत और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे मेंटर हैं, उनके सिद्धांत के जो विकास की सीढ़ी के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, उसके लिए जो काम होना चाहिए, ठाकुर जयराम जी स्वयं उस चीज़ को जो है वो देखा भी है और जिए भी हैं। वो 18 किलोमीटर डेली, 9 किलोमीटर आना, 9 किलोमीटर जाना, स्कूल तक तब पढ़ाई की है। उनको इन चीज़ों का, उस गरीबी का जो है वो जानकारी है, उसकी बात मालूम है। इसलिए उस गरीबों को ध्यान में रख के जो हमने योजनाएं बनाई हैं, वो आज सारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो उसका जो है वो नाम है, वो प्रचलित हैं। और उसका परिणाम ही ये होगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है रिपीट करेगी। हिमाचल प्रदेश में ये मिथ टूटेगा 5 साल का। जी ठीक है, मिथ टूटेगा आपको लगता है सर। आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव हो गई है और पंजाब में आपने परिणाम देखे तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा आप लोग लेकर चले हैं, क्या उसमें आम आदमी पार्टी की भी भूमिका है? और अगर है, चूंकि पंजाब के परिणाम की मैंने बात की, तो क्या आप लोगों का साथ देगी आम आदमी पार्टी इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, आपको आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ पंजाब का परिणाम दिखता है। आप जो है उत्तराखंड का भी परिणाम देखिए ना। उत्तराखंड भी हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एक जैसा टेरेन है। और आप जो है वो आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में भी देखिए। उत्तर प्रदेश में तो उनके सुप्रीमो जो है वो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गए थे। जमानत जो है वो जब्त करवा करके वापस आए, द्वारा हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। इस बार लड़े 395 सीटों पर, जमानत जब्त हुई उनकी, सबकी सब पर। उत्तराखंड में भी लड़े, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। और गोवा में भी यही स्थिति हुई है। हिमाचल में कोई गुंजाइश नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, आप ही मान रहे हो? हिमाचल प्रदेश में जो है वो पार्टी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब दिल्ली मॉडल बात करते हैं, वो दिल्ली एक शहर है और हिमाचल प्रदेश 70 लाख की आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट सेक्टर में म्युनिसिपल कमेटी के 1200 स्कूल हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में 19,000 स्कूल हैं। जी, आपका जवाब मिल गया। आम आदमी पार्टी के लिए कोई अवसर, कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों को, पार्टी को, सरकार को एक बार फिर से हिमाचल के वोटर्स चुनने वाले हैं, एक बार फिर से आप लोग रिपीट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी यहाँ पर आए, ये लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है। हर पार्टी का यहाँ पर स्वागत है। वो अपना काम यहाँ पर चले, करे, जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको पूरी छूट है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता उनको विकल्प के तौर पर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। खबरें अभी तक को भी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्यक्रम सफल रहे और आपके खबरें जो है हम सब देखते रहें। बहुत धन्यवाद।